नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की भारत के भूगोल से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं उनको हम देख रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज का ये भाग 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है मालदीव, चौथा ऑप्शन है दमन और दीव। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी की आशुलिपिक परीक्षा सामान्य चयन परीक्षा 2016 में। ठीक है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और ये द्वीप समूह जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इन 572 द्वीपों में आप देखेंगे 550 द्वीप समूह जो हैं अंडमान के तथा 22 द्वीप समूह निकोबार के हैं। इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान करनी है। सूची 1 में नीचे दिए कोड के प्रयोग से सही उत्तर चुनने हैं। ठीक है, तो सूची 1 दी गई है और ये सूची 2 है। एक तरफ हिमालय की चोटियां दी गई हैं, दूसरी तरफ हमें राज्य चुनना है। तो पहला ऑप्शन है नंगा पर्वत कहाँ है? ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कंचनजंगा। आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो आप देखेंगे उत्तर में कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो नंगा पर्वत है वो कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जो नंदा देवी है ये है उत्तराखंड में, और जो कंचनजंगा है ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा पर्वत शिखर जो है पूरी तरह से भारत में स्थित है? ठीक है, तो भारत में कौन सा स्थित है? पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कामेट। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो गया नंदा देवी। चलिए अगला देखते हैं। अब हम इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि नंदा देवी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर, यानी कि अगर इसको फिट में देखें तो ये हो गया 25,643 फिट। कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी की चोटी है जो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पे स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। तो ये इसकी ऊंचाई है, ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। कामेट पर्वत जो है भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये लगभग 7,756 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो कितनी ऊंची है? 8,611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, और जो नेपाल में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लिपुलेख, दूसरा ऑप्शन है शिवकिला, तीसरा ऑप्शन है नीति दर्रा, चौथा ऑप्शन है मुलिंगला। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? शिवकिला जो है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो शिवकिला दर्रा आप देखते हैं, शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जबकि लिपुलेख, नीति दर्रा, मुनिंगला ये पर्वतीय दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो शिवकिला के बारे में आप याद रखिए कि शिवकिला जो है ये क्या करता है? ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो जब हम आपको दर्रे पढ़ाएंगे भारत के भूगोल में तब हम आपको सारे दर्रे पढ़ाएंगे और कहाँ से कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है उसको देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं?
ठीक है, ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2018 में। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और गोवा, दूसरा ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक और केरल। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। केरल और तमिलनाडु जो है ये पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में, चौथा ऑप्शन है सिक्किम में। तो रोहतांग दर्रा आपका भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर देखते हैं, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जोजिला पास किसे जोड़ा जाता है? ठीक है, तो जोजिला पास से किसे जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है कश्मीर और तिब्बत को, दूसरा ऑप्शन है नेपाल और तिब्बत को, तीसरा ऑप्शन है लेह और कारगिल को, चौथा ऑप्शन है लेह और श्रीनगर को। ठीक है, तो सही उत्तर चलिए देखते हैं। सही उत्तर है लेह और श्रीनगर जो है ये जोजिला पास को जोड़ता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है कामेट, चौथा ऑप्शन है मुकुट पर्वत। ठीक है, तो कौन सा भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, मतलब दिए गए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है वो सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है दार्जिलिंग, दूसरा ऑप्शन है ऊटी, तीसरा ऑप्शन है शिमला, चौथा ऑप्शन है डलहौजी। पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। उत्तर हो गया आपका डलहौजी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में हम देखते हैं कि पर्वतीय स्थानों या नगरों की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग का विवरण दिया गया है। इसमें आप दार्जिलिंग देख सकते हैं कि 6710 फीट है, ऊटी की ऊंचाई जो है वो 7349 फीट है, और शिमला की ऊंचाई जो है 6988 फीट, और आप देखेंगे डलहौजी निम्न में से जितने भी दिए थे विकल्प उनमें सबसे ऊंचे था 7802 फीट। ठीक है, तो डलहौजी की ऊंचाई सबसे अधिक है। अगला देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ठीक है, एकल द्वीप आपको बताना है जो सुदूर दक्षिण में है। पहला ऑप्शन हो गया आपका रामेश्वरम द्वीप, दूसरा ऑप्शन है मिनिकॉय द्वीप, तीसरा ऑप्शन है कार निकोबार द्वीप, चौथा ऑप्शन है ग्रेट निकोबार द्वीप। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप जो है ये आपका सुदूर दक्षिण में स्थित है। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एकल सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और ये दक्षिणतम द्वीप है। और इसमें हमने अभी पढ़ा था कि इसमें कितने द्वीप हैं, ये 22 द्वीपों से मिलकर बना है निकोबार द्वीप समूह। इसका क्षेत्रफल कितना है, 921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, 4.8 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? ठीक है, तो आपको बताना है कितने डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। तो पहला ऑप्शन है 6 डिग्री चैनल, दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, तीसरा ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, और चौथा ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो गया, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली एक जल संधि है, और यह चैनल जो है 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप देखेंगे 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग कर रहा है, ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो आपको अगर इसको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे, लघु मतलब स्मॉल हो गया और 10 हो गया, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कार। ठीक है, कार निकोबार को कार लिखे तो स्मॉल 10 कार। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा आपको स्मरण रहेगा चीजें। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है चोटी है। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान का आपको बताना है कि जो कि 732 मीटर स्थित चोटी है, जो कि सबसे उच्चतम बिंदु है अंडमान का, उत्तरी अंडमान का। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा देवमाली, दूसरा ऑप्शन है कारो, तीसरा ऑप्शन है सैडल, और चौथा ऑप्शन है बैटलिंग छिप। तो सही उत्तर आपको बताना है। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं।
सही उत्तर हो गया आपका सैडल। ठीक है, तो सैडल जो है ये आपका उच्चतम बिंदु है और ये कितना है आपका 732 मीटर पर स्थित चोटी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखते हैं कि सैडल चोटी जो है, सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दोनों ही द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और ये 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और सैडल चोटी जो है एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए, एक नेशनल पार्क है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कौन सी है? कल्पोंग नदी। तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल्पोंग नदी कहाँ पे है? ये अंडमान द्वीप समूह में बहती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, आपको बताना है कहाँ पे है। ये प्रश्न आया था यूपी SSS राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में। पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो मूक घाटी जिसे हम इंग्लिश में साइलेंट वैली कहते हैं, कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल में स्थित है। ठीक है, केरल इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूक घाटी यानी साइलेंट वैली केरल के पालघाट जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मूक घाटी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी के लिए भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी चोटी जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। पहला ऑप्शन है आपका अन्नाईमुडी, दूसरा ऑप्शन है अगेंडा, तीसरा ऑप्शन है देवमला, चौथा ऑप्शन है पेरूमाल। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अगेंडा। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में हम देखते हैं कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थित अगेंडा शिखर 2383 मीटर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो ऊंचाई कितनी है? 2383 मीटर है और ये साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क की सबसे ऊंची है। ठीक है, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अगेंडा शिखर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भांडेर का पठार, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा ऑप्शन है डेक्कन का पठार, चौथा ऑप्शन है तिब्बती पठार। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार जो है इसको खनिज दिल के देश के रूप में भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर के पठार जो है भारत के देश के खनिज दिल के रूप में यानी मिनरल हार्ट ऑफ लैंड जाना जाता है के रूप में जाना जाता है। ये पठार जो है खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, इसी कारण इसको जो है देश के खनिज दिल के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्राप्त होने वाली खनिजों में कौन कौन से हैं? कोयला है, अभ्रक है, तांबा है, चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, लौह अयस्क है, एस्बेस्टस आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा स्थान बताना है कि कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान आपको कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है माउंट ईसू, दूसरा ऑप्शन है सैडल शिखर, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, चौथा ऑप्शन है डोलीगट्टा। सही उत्तर देख लेते हैं। तो कंचनजंगा जो है भारत में स्थित सबसे ऊंचा स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं, आपको बताना है इसे क्या कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार, दूसरा ऑप्शन है दक्कन ट्रैप, तीसरा ऑप्शन है सिंगूर का पठार, चौथा ऑप्शन है रोहतास का पठार। यह प्रश्न आया था यूपी SSS की कनिष्ठ भर्ती परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। ठीक है, तो आपको इस सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। दक्कन का ट्रैप जो है इसको प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान और पठार की एक अनोखी विशेषता है जो कि काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है जिसे हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी, तीसरा ऑप्शन है अरावली, चौथा ऑप्शन है विंध्य। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत के इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा अरावली। ठीक है, और आप जानते हैं कि अरावली का निर्माण कब हुआ था? ये धारवाड़ क्रम
की जब चट्टानें बनी थी तब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी थी। ठीक है, और यह सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत भी है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। ये अरावली जो है एक अविशिष्ट पर्वत है का उदाहरण है। अरावली का अधिकांश विस्तार कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अरावली जो है एक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नदी द्वीप कौन है? ठीक है, तो नदी द्वीप कौन है आपको उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है बैरन द्वीप, दूसरा ऑप्शन है सैलसेट द्वीप, तीसरा ऑप्शन है मांजुली द्वीप, चौथा ऑप्शन है रोज द्वीप। ठीक है, ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी की UDLDA भर्ती परीक्षा में। तो सही उत्तर आपको चयन करना है। सही उत्तर देख लेते हैं, नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप जो है ये आपका नदी द्वीप जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मांजुली द्वीप नदी द्वीप का उदाहरण है। ये है कहाँ पे? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मांजुली द्वीप, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। असम राज्य में जोरहाट जिले के उत्तर में है। ठीक है, तो असम राज्य में है। दो तीन बातें हैं, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप है जो कि एक नदी द्वीप का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला हो गया आंधी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आंधी उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है लू उत्तर पश्चिम भारत, चौथा ऑप्शन है आम्र वर्षा उड़ीसा। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपका हो गया आम्र वर्षा। ठीक है, तो आम्र वर्षा उड़ीसा से संबंधित नहीं है जबकि अन्य संबंधित हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही सुमेलन अब यहाँ पे दिया गया है। सही सुमेलन में आप देखेंगे आंधी जो है वो उत्तर प्रदेश में जानी जाती है आती है। ठीक है, काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र से संबंधित है। लू जो है ये उत्तर पश्चिम भारत में आती है, उत्तरी मैदान पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र। फिर आम्र वर्षा कहाँ के होती है? ये होती केरल और तटीय कर्नाटक के क्षेत्र में। तो ये आपका आम्र वर्षा जो है ये केरल और तटीय कर्नाटक के क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है मेघालय में, तीसरा ऑप्शन झारखंड, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। ठीक है, सही उत्तर देखते हैं, मध्य प्रदेश में जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो 16वीं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट थी 2019, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 4 राज्य हैं। इसमें पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, तो अगर क्षेत्र की बात की जाएगी क्षेत्रफल की तो उसमें मध्य प्रदेश पहले पे आएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रतिशत की तो उसमें मिजोरम पहले स्थान पर है। प्रश्नकाल में भी सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में था और अभी भी सर्वाधिक वन प्रदेश मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो प्रतिशत अगर पूछा जाए तो मिजोरम हो जाएगा और अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? ठीक है, तो प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश में स्थित है आपको बताना है कि पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो कहाँ पे बिनसर का जंगल आपका है? सही उत्तर देखते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो बिनसर का जंगल जो है ये भारत के उत्तराखंड में है। बिनसर के जंगल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बिनसर का जंगल जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर कुमायूं हिल्स में स्थित है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियां दिखाई पड़ती हैं जिसमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। बिनसर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बिनसर जो है कहाँ पे आपका है? ये उत्तराखंड में है। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का कितना प्रतिशत जो वन क्षेत्र भू क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 10%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है 33%। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है भारत के भू क्षेत्र का? चलिए सही उत्तर देखते हैं, 20% क्षेत्र जो है ये आपका
कुल भू क्षेत्र का वन क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भी जो है ये वन क्षेत्र कितना है, अगर एग्जैक्ट आपको फिगर पूछी जाएगी तो 21.67%, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर आपकी 21.67% हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल वन क्षेत्र है, भारत का कुल वन क्षेत्र आपको बताना है। पहला ऑप्शन हो गया 7,68,538 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन हो गया 6,66,538 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन हो गया 7,69,538 वर्ग किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं कौन सा होगा। सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सही उत्तर इसका होगा क्या, इसको देख लेते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 है, इसके अनुसार क्या है, देश में कुल वनावरण 71.22 मिलियन हेक्टेयर है, जिसको अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो ये 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है, जिसको अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा भी था। देश में कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण, जिसमें मतलब इनका कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट और ट्री को इन्होंने मिला दें तब ये कितना हो जाता है, तब ये 80.73 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है। किलोमीटर के फॉर्म में देखें इसको तो ये 8,07,276 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो जाता है, 24.56%, ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों का पूछ लिया तो 24.56% हो जाएगा, और अगर केवल उसने फॉरेस्ट का पूछा तो कितना हो जाएगा, 21.67%, ठीक है। तो ये तब तक की रिपोर्ट है जब तक 2019 की रिपोर्ट वैध है, ठीक है। इसके बाद जो अगली रिपोर्ट आएगा उसमें थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका हिमालयी नम शीतोष्ण वन, दूसरा ऑप्शन है उप उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, तीसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, चौथा ऑप्शन है आपका उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका होगा उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है। तो वैसे भारत में जो सबसे ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आपको चूज करना पड़ेगा जो दिए गए ऑप्शन में है, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, कुछ व्याख्या देखते हैं इसमें। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ी वन जो होते हैं भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इसमें विकल्प में नहीं था, इसलिए जो है विकल्प सी यानी कि ये आर्द्र पर्णपाती वन का विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, पहले नंबर पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे आपको पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं मोनोजाइट किसका अयस्क है। पहला ऑप्शन आपका हो गया जर्कोनियम का, दूसरा ऑप्शन है थोरियम का, तीसरा ऑप्शन है टाइटेनियम का, चौथा ऑप्शन है लौह का। तो सही उत्तर देखते हैं क्या होगा, सही उत्तर है थोरियम का जो है अयस्क है मोनोजाइट, ठीक है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में हम देखते हैं मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, जर्कोनियम के मुख्य अयस्क हैं, और जो है वो जिर्गोन है, बेडिलियाइट है। टाइटेनियम के मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं, ये है रूटाइल, इल्मेनाइट, ल्यूकोजीन। लौह के मुख्य अयस्क कौन से होते हैं, ये होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये लौह के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। तो इसको ऐसे आप रखिए HM के फॉर्म में याद, लौह से संबंधित है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और टाइटेनियम के मुख्य अयस्क को कौन से हो गए, रूटाइल, इल्मेनाइट और ल्यूकोजीन। और मोनोजाइट का आपने देखा था कि थोरियम जो है अयस्क है। अगला देखते हैं किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है यूरेनियम का, दूसरा ऑप्शन है रेडियम का, तीसरा ऑप्शन है प्लूटोनियम का, चौथा ऑप्शन है थोरियम का, ठीक है। तो सही उत्तर देखते हैं क्या होगा, थोरियम, ठीक है। तो थोरियम जो है ये इसका सबसे बड़े भंडार के रूप में भारत में पाया जाता है, और थोरियम कैसा एक रेडियोधर्मी तत्व है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के उत्पादन में भारत का विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि ब्राजील और अमेरिका दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये मोनोजाइट रेत है। उल्लेखनीय कि संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। इसके अतिरिक्त झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु में भी इसके भंडार
पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका दामोदर नदी को, दूसरा ऑप्शन हुगली नदी को, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, चौथा ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, तो भारत का रूर के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दामोदर नदी बेसिन जो है ये भारत के रूर क्षेत्र के से जानी जाती है। ठीक है, इसके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। दामोदर नदी बेसिन भारत को रूर कहा जाता है। रूर का मतलब यहाँ पे क्या है? रूर जो है वो आपका जर्मनी का जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला और अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण है। ठीक है, रूर देखिए जर्मनी में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिज उत्पादनों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। दामोदर नदी बेसिन जो से अत्यधिक मात्रा में कोयला और अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा भारत का रूर के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जो दामोदर नदी बेसिन का क्षेत्र है उसको जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, तो भालाघाट का मलंजखंड क्षेत्र, राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? पहला ऑप्शन आपका लोहा, दूसरा ऑप्शन एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन चांदी, चौथा ऑप्शन तांबा। ठीक है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। दूसरा ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जैसे बीच में बता नहीं पा रहे लेकिन ये परीक्षा का नाम दिया हुआ है जो परीक्षा में ये प्रश्न आया है, तो इसको भी देखते रहिएगा कि कौन से प्रश्न किस परीक्षा में आए हैं। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। तो तांबा जो है वो उसके लिए बालाघाट का मलंजखंड क्षेत्र और राजस्थान का झुंझुनू का खेतड़ी साना क्षेत्र महत्वपूर्ण खनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? पहला ऑप्शन है क्रोमाइट, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन है हेमेटाइट और चौथा ऑप्शन है पायरोफाइलाइट। सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो सही उत्तर देखते हैं, पायरोफाइलाइट जो है ये भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो पायरोफाइलाइट जो है भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है। यह सिलिकेट खनिज का एक प्रकार है। ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का और हेमेटाइट जो है लौह का अयस्क है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का और हेमेटाइट जो है लौह का अयस्क है। भारत का उड़ीसा क्रोमाइट जो है वो का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका सर्वाधिक भंडार भी उड़ीसा में है। किसका? क्रोमाइट का। क्रोमाइट क्या है? ये लौह का एक अयस्क है। चलिए अगला देख लेते हैं, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गुजरात की, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु की, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश की, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र की। यह प्रश्न आया था यूपी SSSC मंडी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं, महाराष्ट्र की जो है बिजली स्थापित क्षमता उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 31 मार्च 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार 43,496 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र जो है स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में भारत में सबसे अधिक है, जबकि 35,210 मेगावाट के साथ गुजरात दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इसी प्रकार तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2020 तक के आंकड़े हैं, इसमें जो है महाराष्ट्र जो है अभी बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे प्रथम है। ठीक है, अगला देखते हैं, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है केरल। यह प्रश्न आया था यूपी SSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा समान चयन परीक्षा 2016 में। तो कुंडनकुलम जो है परियोजना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। कुंडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा विकसित की जा रही है। यहाँ पे 1000 मेगावाट दबाव युक्त जल रिएक्टर की 2 इकाइयां बनाई गई हैं। यह परियोजना जो है रूस के सहयोग से संचालित है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, कुंडनकुलम किसके सहयोग से संचालित है? रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश क्या है? CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक कणकीय पदार्थ है, तीसरा ऑप्शन है ऐश के लघु कण है, या चौथा ऑप्शन NO है यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये प्रश्न आया था यूपी SSSC की जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 में। ठीक है, तो सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। सही उत्तर
देखते हैं। तो ऐश के लघु कण जो है वो फ्लाई ऐश किसे कहते हैं? ऐश के लघु कणों को। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्लाई ऐश बहुत बारीक पाउडर होते हैं जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसी चीजों को जलाने से उप प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम के ऑक्साइड्स की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। यद्यपि वर्तमान में सरकार इससे सीमेंट, ईंटों और सड़कों आदि को निर्माण पे बल दे रही है। ठीक है, तो प्रदूषण ना हो इसके लिए इसका इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है? सीमेंट में, ईंटों में, सड़कों में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? पहला ऑप्शन है जल विद्युत का, दूसरा ऑप्शन है ताप विद्युत का, तीसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा का, चौथा ऑप्शन है सभी का बराबर प्रतिभाग है। तो ये प्रश्न आया था यूपी SSC जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 में। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ताप विद्युत जो थर्मल पावर होती है, इसका हिस्सा विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 2020 की आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? ये आपकी है 3,74,199 मेगावाट थी। इसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका था? तापीय विद्युत का था, थर्मल एनर्जी का। इसका कुल कितना था? 61.8% जो था कुल विद्युत ऊर्जा में तापीय विद्युत का जो हिस्सा था वो 61.8% था। ठीक है, और 31 दिसंबर 2020 तक भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,75,322 मेगावाट है। तो दोस्तों ये यूपी SSC की परीक्षा में आए हुए भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न थे इसमें। इसके बाद हम देखेंगे भाग 3 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।